मैं डॉक्टर अमित भटनागर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूं और इस चैनल अमित भटनागर क्लासेस में मैंने स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में चैनल लेक्चर्स डाले हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में हैं, लेकिन वो इंग्लिश में होने की वजह से बहुत सारे किसानों को समझ में नहीं आते हैं। तो स्टूडेंट्स तो वो प्लेलिस्ट में जाकर के उन लेक्चर्स को देखें, बहुत बड़ी प्लेलिस्ट है। लेकिन ये जो लेक्चर्स हैं या मैं जिस पर चर्चा कर रहा हूँ ये हिंदी में है और वो विशेष रूप से किसानों के लिए ही हैं। तो अगर स्टूडेंट्स इन लेक्चर्स को देखना चाहते हैं तो इंग्लिश में है, वो प्लेलिस्ट में देखें। तो जो किसान भाइयों के लिए जो मैंने एक प्लेलिस्ट बनाई है कृषि किसान, वो हिंदी में ही है। और जो किसानों के लिए मैं जो लेक्चर्स रख रहा हूँ उसका मैं शीर्षक भी हिंदी में ही डालता हूँ, तो आप समझ जाएंगे कि किसान भाइयों के लिए ही है। देखिए, जो पोषक तत्व फसल लेती है वो बहुत सारे पोषक तत्व लेती है, लेकिन 17 पोषक तत्व ऐसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं जिनके बिना फसल अपना जीवन चक्र पूरा नहीं कर सकती। और इसमें से एक भी कम हुआ 17 में से तो उसमें दाने नहीं बनेंगे या पत्ते नहीं बनेंगे या फूल नहीं आएंगे, किसी भी तरह से उसका जीवन चक्र रुक जाएगा। तो ये जो 17 मुख्य पोषक तत्व हैं, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, बोरोन, मोलिब्डेनम, क्लोरीन और निकिल। और जो नाइट्रोजन के लिए तो बहुत बात की जाती है और क्योंकि सबसे ज़्यादा मात्रा में इसी का अवशोषण होता है और ये नाइट्रोजन से ही जो है जो फसलों की हमारी लंबाई बढ़ती है, पत्तियां निकलती हैं। लेकिन ये जो पत्तियां निकल रही हैं, जो लंबाई बढ़ रही है, वो इस कारण से बढ़ रही है क्योंकि जड़ें उन पोषक तत्वों का अवशोषण करती हैं, पानी का अवशोषण करती हैं। और जड़ों की विकास के लिए सबसे जरूरी है वो फास्फोरस। देखिए, जो जड़ों का जो विकास होता है, जड़ों को जो ताकत देता है वो फास्फोरस देता है। तो अगर जड़ें ही कमजोर होंगी तो फसल भी कमजोर होगी। हम ऊपर से फसल को देखते हैं, उसमें कितनी पत्तियां हैं, उसकी लंबाई कैसी आ रही है, उसमें दाने कैसे आ रहे हैं, उसकी बाली कैसी आ रही है, लेकिन कभी हम ये देख ही नहीं पाते हैं, ना देख सकते हैं कि जड़ें कैसी चल रही हैं। क्योंकि अगर हम जड़ें देखेंगे तो पूरा पौधा ही उखड़ जाएगा। केवल हम ऊपर देख लेते हैं, लेकिन नीचे जड़ें कैसा काम कर रही हैं वो हमें नहीं पता चल पाता है। जड़ों के अच्छे काम करने के लिए, उसकी अच्छी वृद्धि के लिए फास्फोरस का होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से नाइट्रोजन पत्तियों को बढ़ाता है, लंबाई बढ़ाता है, उसी तरह से फास्फोरस जड़ों को बढ़ाता है। तो फास्फोरस का बहुत महत्वपूर्ण रोल है पौधों की वृद्धि में, फसल के विकास में। इसलिए फास्फोरस को बिल्कुल भी कम ना डालें, जितनी जरूरत उतने डालें। अगर फास्फोरस कम हुआ तो जड़ें कम होंगी और जड़ें कम हुई, कमजोर हुई तो अपना काम नहीं कर पाएंगे। जो अपना काम नहीं करेंगे तो ऊपर की पत्तियां, फल, फूल सब क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे और हमें लगेगा कि हमारी फसल क्यों नहीं बढ़ रही। वास्तव में वो जड़ों की कमी का कारण हो रहा है। तो इसलिए हमें पूरे पौधे के विकास के लिए जरूरी है कि फास्फोरस भी हम उतनी ही मात्रा में दें जितनी उसकी जरूरत है। ना तो कम डालें ना ज्यादा डालें। कोई भी पोषक तत्व बहुत ज्यादा नहीं डालना चाहिए। हर चीज अति की आवश्यकता से अधिक हमेशा नुकसान करती है। यही फास्फोरस के साथ भी है। कम डालेंगे तो पौधे की आवश्यकता पूरी नहीं होगी, ज्यादा डालेंगे तो नुकसान करेगा। बहुत तरह के नुकसान होते हैं। तो यह फास्फोरस के लिए हमें क्या करना है, फास्फेटिक उर्वरकों का प्रयोग भी करना है। चाहे वो एनपीके खाद हो 12-32-16 की, चाहे वो एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट हो, चाहे वो डाइअमोनियम फास्फेट हो। उसका कार्बनिक खादों का भी हमें प्रयोग करना चाहिए। गोबर की खाद हो, कंपोस्ट हो, चाहे फसल के अवशेष हो, इन सब में फास्फोरस रहता है। तो सभी का मिला जुला रूप प्रयोग करना चाहिए। और हम रॉक फास्फेट का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन रॉक फास्फेट का प्रयोग अम्लीय मृदाओं में करना चाहिए जहां अम्ल बनता है, पीएच जिसकी 7 से कम है। क्योंकि रॉक फास्फेट बहुत जल्दी घुलता नहीं है पानी में। इसको घोलने के लिए अम्ल चाहिए, एसिडिक मीडियम चाहिए, वो इसलिए अम्लीय मृदाओं में इसका प्रयोग किया जाता है। उसका जो भी फास्फोरस हम डालते हैं या जमीन के अंदर होता है, उसके साथ समस्या होती है कि वो अघुलनशील हो जाता है, ऐसे रूप में बदल जाता है कि पानी में घुलता नहीं है। और पौधों के अवशोषण के लिए पोषक तत्व का पानी में घुलना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं घुलेगा तो पौधे को उपलब्ध नहीं होगा। पानी के साथ ही जड़ें जो हैं पोषक तत्वों को लेती हैं। अब ये समस्या फास्फोरस के साथ है, तो इसको दूर किया जा सकता है अगर, क्योंकि प्रकृति ने कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव दिए हैं जो इसको घोलते हैं फास्फोरस को जमीन के अंदर। इसको हम फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म पीएसएम भी कह सकते हैं। अगर जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं तो इसे हम पीएसबी कहते हैं। तो जैव उर्वरकों का प्रयोग करें, पीएसबी का प्रयोग करें, ताकि हम जमीन में जब डालें तो ये उसको घुलनशील बनाए। तो ये आपको पता होना चाहिए फास्फोरस का कितना महत्वपूर्ण रोल है। तो जड़ों के विकास में सबसे पहले ने बताया। दूसरा महत्वपूर्ण जो रोल है कि जो भी पौधे के अंदर पदार्थ बनते हैं, प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, वो होती है पत्तियों में। लेकिन हमें अनाज कहां से मिलता है? अगर मक्के का है तो भुट्टे से बनता है, लेकिन भुट्टे में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। अगर हम धान लें या गेहूं लें तो बाली में बनता है अनाज, वहां प्रकाश संश्लेषण नहीं होता। तो ये फिर बीज कहां से बनता है, उसमें पदार्थ कहां से आते हैं? तो ये कहां से आते हैं? जो पत्तियों में बनते हैं। पत्तियों से लेकर वहां तक जाते हैं, बाली तक, अनाज के दानों तक। तो उसको ले जाने के लिए ताकत चाहिए। तो ये फास्फोरस वो ताकत देता है। तो पौधे के अंदर जो ताकत आती है वो फास्फोरस से आती है। तो जड़ों के विकास को जो ताकत देता है वो फास्फोरस देता है। दाने बनने के लिए ताकत यही फास्फोरस देता है। तिलहनी फसल हम उगाते हैं, चाहे सरसों हो, चाहे सोयाबीन हो, मूंगफली हो, उसके दानों में जो तेल बनता है,
तेल बनने के लिए भी ताकत चाहिए पौधे को, वो फास्फोरस देता है। दलहनी फसल है, मूंग है, उड़द है, चना है, मसूर है, अरहर है, कोई भी फसल है, उसके दानों में प्रोटीन होती है। उन प्रोटीन को बनाने के लिए भी पौधे को ताकत चाहिए। वो कौन देता है? ये फास्फोरस देता है। अगर फास्फोरस की कमी होगी तो तिलहनी फसलों में तेल कम बनेगा, दलहनी फसलों का बीज छोटा रह जाएगा। इसी तरह से जो अनाज वाली फसलें हैं, धान है, मक्का है, गेहूं है, ज्वार है, बाजरा है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है दानों में, और इस कार्बोहाइड्रेट को बनाने के लिए क्या चाहिए? फास्फोरस चाहिए। और फास्फोरस की कमी होगी तो दाना छोटा बनेगा या उसमें मात्रा बहुत कम रहेगी। तो अगर हमें फसल अच्छी चाहते हैं, बढ़िया फसल चाहते हैं, दाना अच्छा मिले, तो हमें फास्फोरस के पोषण पे बहुत ध्यान हमें देना पड़ेगा। इसलिए जब भी आप फास्फोरस का प्रयोग करें तो जान लें कि पहले तो ज़मीन में कितना है। वो ज़मीन में कितना है कैसे पता चलेगा? मिट्टी की जांच से पता चलेगा। तो मिट्टी की जांच बहुत ज़रूरी है। नंबर दूसरी बात यह है कि हमारी फसल को कितना चाहिए। देखिए, दलहनी फसल का जो ज़रूरत है वो अलग है, धान की अलग है, मक्के की अलग है, गन्ने की अलग है। हर फसल की ज़रूरत अलग अलग होती है। तो हम पहले उस पता करें कि उस फसल को कितनी ज़रूरत है, और ये ज़रूरत उस क्षेत्र के अनुसार भी होती है। तो वो जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, वो जो हम फसल उगा रहे हैं उसकी कितनी ज़रूरत है और कितना ज़मीन दे सकती है, फिर हम पता करें कितना रासायनिक उर्वरक हमें देना है। तो रासायनिक उर्वरकों का उसी अनुसार प्रयोग करें जितनी गणना करके आए। तो गणना करने की अलग विधि होती है, लेकिन पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि फास्फोरस कितना महत्वपूर्ण है। तो जब भी आप बुआई करें तो फास्फोरस का प्रयोग जरूर करें। तो एक तो मैंने आपको एक काम बताया कि फास्फोरस कितने महत्वपूर्ण काम करता है, और बिना फास्फोरस के पौधे का विकास हो ही नहीं सकता। हम अधिकतर ध्यान नाइट्रोजन पे देते हैं, यूरिया पे देते हैं, पौधा बढ़ तो जाता है, लेकिन जो पौधे के अंदर जो प्रकाश संश्लेषण हुआ उसको दाने तक पहुंचाने का काम कौन करता है? फास्फोरस। वो हमने दिया नहीं तो पत्तियां तो बनेंगी लेकिन दाना उतना अच्छा नहीं आएगा। तो अक्सर ये होता है कि पत्तियां बहुत अच्छी लगती हैं, पौधे की लंबाई बढ़ गई लेकिन दाना छोटा रहा। उसका कारण क्या है? फास्फोरस की कमी। तो ये फास्फोरस की कमी को हम दूर कर सकते हैं। मैंने बताया कई तरीके हैं। उर्वरकों का प्रयोग करें, एनपीके दें, 12-32-16 है, 19-19-19 है, या डाइअमोनियम फास्फेट है, सिंगल सुपर फास्फेट है, रॉक फास्फेट है, इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। और भी कई तरह की आती हैं खाद जिसमें फास्फोरस होता है। गोबर खाद भी प्रयोग करनी है, कंपोस्ट भी प्रयोग करनी है, फसल के अवशेष भी प्रयोग करने हैं, जैव उर्वरक फास्फोरस वाले भी प्रयोग करने हैं। तो जब अब हम इन सबका प्रयोग करते हैं तो फास्फोरस की उपलब्धता बढ़ जाती है। अब लेकिन एक समस्या है फास्फोरस के साथ, ये जब हम जमीन में डालते हैं, जहां डालते हैं वहीं पड़ा रहता है, हिलता नहीं है। जैसे यूरिया डालते हैं, नाइट्रेट बहुत हिल जाता है, अमोनियम हिल जाता है, लेकिन ये अपनी जगह से हिलता नहीं, जहां डाला वहीं पड़ा रहा, और ऐसे रूप में बदल जाता है जिसको पौधा लेता नहीं है, अघुलनशील हो जाता है। तो अब जब अघुलनशील हो गया, पानी में नहीं घुल रहा है तो पौधे को नहीं मिल रहा है। तो अब ये धीरे धीरे घुलता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसे पड़ा रहेगा, धीरे 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 घुलता है, तब पौधों को उपलब्ध होता है। इसलिए हमें फास्फोरस शुरू में ही बुआई के समय दे देना चाहिए, ताकि धीरे धीरे घुलता रहे, पौधे को मिलता रहे। शुरू में देखिए पौधा छोटा होता है, 2 या 3 पत्ती होती है तो उसकी जरूरत कम होती है, जैसे जैसे पौधा बढ़ता है उसकी जरूरत बढ़ती जाती है। तो जो जमीन में पौधा जो फास्फोरस पड़ा हुआ है वो धीरे धीरे घुलता रहता है और पौधे को उपलब्ध हो जाता है। इसलिए फास्फोरस उर्वरकों का जब भी प्रयोग करें, बुआई के समय करें, खड़ी फसल में नहीं करें। ना उसका स्प्रे करने को कोई फायदा नहीं है। खड़ी फसल में हम डीएपी डाल दें उसका कोई फायदा नहीं है, एसएसपी डाल दें, एनपीके खाद डाल दें, कोई फायदा नहीं है। तो याद करें कि फास्फेटिक उर्वरकों को हमेशा बुआई के समय ही खेत में देना है, और कूड़ों में देना है, बिखेर के नहीं देना। अगर बिखेर के देंगे तो पूरे खेत में जाके फिक्स हो जाएगा। और जबकि हम बीज कहाँ बोते हैं? कूड़ फरो जिसे बोलते हैं उसमें बोते हैं। तो कूड़ में हम देंगे तो वहां हमने बीज डाला है, जड़ों का विकास होगा, तुरंत मिल जाएगा, या कूड़ों के पास में दें। तो बिखेर के आप फास्फेटिक उर्वरकों का प्रयोग ना करें, क्योंकि वो पूरे खेत में फैल जाएगा तो घास भी उसको लेगी, जो खरपतवार जम रहे हैं वो भी उस फास्फोरस को ले लेंगे। तो कूड़ों में ही इसका प्रयोग करना है। तो आज मैंने आपको बताया फास्फोरस का कितना महत्वपूर्ण कार्य है, और किस किस माध्यम से हम दे सकते हैं, कब देना है, कितना देना है, ये गणना सबके लिए अलग अलग होती है। तो ये मिट्टी की जांच और कौन सी फसल उगा रहे हैं उस पर निर्भर करता है। तो इसलिए फास्फोरस के पोषण पर पूरा ध्यान दें, ना तो कम देना, ज़्यादा दें। ज़्यादा देंगे तो जैसे फास्फोरस ज़्यादा देने से जिंक की कमी पौधों में आने लगती है, जिंक के अवशोषण कम हो जाता है। तो ज़्यादा भी नहीं देना है, तो गणना करके दीजिए। तो ये फास्फोरस बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये 3 तो बहुत ज़्यादा फसल प्रयोग करती है। इसी कारण से जो उर्वरक बनाए गए हैं इन्हीं तत्वों के बनाए गए हैं। अब आप सोचेंगे जिंक के इतने उर्वरक प्रयोग क्यों नहीं होते, आयरन के क्यों नहीं होते? क्योंकि पौधों को इसकी आवश्यकता कम है, जबकि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। इसी कारण से इनके उर्वरक बनाए गए हैं। इसलिए इन उर्वरकों का प्रयोग सही ढंग से करें, सही मात्रा में करें, सही समय पे करें। समय क्या बताया मैंने? सही बुआई का। खड़ी फसल में प्रयोग नहीं करना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो लेक्चर है ये इंग्लिश में जो है प्लेलिस्ट में है, सॉइल फर्टिलिटी है, उसमें फास्फोरस के बहुत लेक्चर उसमें देख सकते हैं। और हिंदी में ये कृषि किसान जो प्लेलिस्ट है उसमें किसान भाइयों के लिए ये हिंदी के उपलब्ध है। धन्यवाद।